सो इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड टीम्स, चलें इसके अंदर चैप्टर के अंदर डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सो सबसे पहले पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी पढ़िए। Personality is the total pattern of an individual's thoughts, feelings, and behavior. It is shaped by a variety of factors, both inherited and environmental. हम्म। सो क्या कह रहे हैं, किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? उसकी फीलिंग, उसके बिहेवियर और उसके जो बायबर्ड जो परवरिश हुई है उसकी, और इन्वायरमेंट में जो भी एग्जैक्टली आसपास की। उनके थॉट्स, उनकी बिहेवियर्स, ये सब पर्सनालिटी का हिस्सा बनते हैं। कुछ इनहेरिटेड होते हैं यानी कि बाय जीन्स, और कुछ एनवायरमेंटल होते हैं यानी कि तरबियत के हिस्से में आते हैं। तो पर्सनालिटी देखो, यहाँ पे किसी ने भी नहीं लिखा कि कपड़ों का नाम है, या पर्सनालिटी ब्रांडेड कपड़ों का नाम है, या पर्सनालिटी का मतलब है कि आपने कुछ ये कॉम्बिनेशन, ये कलर कॉम्बिनेशन पहना होगा। नहीं, पर्सनालिटी आप हो कौन, आपकी बज़ाहिर शक्ल कैसी है, जिस्म कैसा है, पहनावा कैसा है, ये नहीं, बल्कि आप कैसा सोचते हो, कैसा महसूस करते हो, दूसरों को कैसा महसूस करवाते हो, और आपका रवैया सबके साथ कैसा है। दैट इज द पर्सनालिटी। नेक्स्ट, डिस्क्राइबिंग पर्सनालिटी, देर आर पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड देर आर पर्सनालिटी टाइप्स। क्या फर्क है दोनों में, पढ़िए। Personality traits are relatively stable, uh, enduring qualities of an individual personality with case of tendency to behave in particular way. For example, you might say that someone is impulsive. इम्पल्सिव ट्रेट्स impulsive. यानी कि उसका मिजाज कैसा है, क्या वो पुरसुकून बंदा है या इम्पल्सिव है, हर वक्त बेचैन रहता है या शांत रहता है, क्या ट्रेट्स उसमें पाई जाती हैं। Second, personality types are distinct clusters of personality characteristics which reflect the psychological preferences of the individual. If we say that someone is an extrovert, for example, we may be suggesting that they are sociable, expressive, impulsive, practical, and active. तो पर्सनालिटी टाइप हमें मायर ब्रिग्स टाइप इन्वेंटरी, MBT, MBT इसको कहते हैं आज के एरा में, कि MBT पर्सनालिटी टेस्ट ले लीजिए तो आपको अपनी पर्सनालिटी का पता चल जाएगा। एंड आई डोंट नो आपने अपना लिया है या नहीं लिया, मगर इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, गूगल पे रखा हुआ है। आई जस्ट शेयर इट विथ यू। MBT पर्सनालिटी टेस्ट, ये फ्री पर्सनालिटी टेस्ट आ रहा है आपके सामने। आपने जब इसको लेना है, यू कैन सी द स्क्रीन राइट, तो आपको अपनी पर्सनालिटी टाइप पता चल जाएगी कि आप किस टाइप में बिलोंग करते हैं। और बहुत सारी पर्सनालिटी टाइप्स हैं, जैसे कि हम देखें आर्किटेक्ट, इसमें कुछ अल्फाबेट्स हैं, INTJ, INTJ-T। ये आर्किटेक्ट बंदा होता है, इमेजिनेटिव होता है, स्ट्रेटेजिक थिंकर होता है, विद अ प्लान फॉर एवरीथिंग। फिर लॉजिशियन, लॉजिशियन क्या होता है? INTPA, INTPT, इनोवेटिव इन्वेंटर्स विद अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर नॉलेज। फिर उसके बाद कमांडर, डिबेटर, और इस तरह बहुत सारे, कम से कम 26 पर्सनैलिटी टाइप्स हैं। तो आप कौन सी टाइप में, आप ये पता कर सकते हैं। तो जब आप ये पता कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, और उस हिसाब से फिर अपने करियर को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो सही है, नहीं नहीं कनेक्ट हुआ।
तो ये है पर्सनालिटी टाइप्स। ठीक है जी, आप भी अपना टेस्ट जरूर लीजिएगा और पता कीजिएगा कि क्या पर्सनालिटी टाइप है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड a shared language with which people can discuss and explore individual uniqueness, their own natural style and ways of developing to their full potential. Next point padhiye, to help. To help people to understand areas of difference which might otherwise be the source of misunderstanding and miscommunication. Next. To encourage people to appreciate diversity by highlighting the values and complete, complementary contribution of all personality types. ठीक है, तो क्या इसमें बात है जो समझ नहीं आई या क्या बात है जो समझ आ गई? जो लैंग्वेज होती है किसी की भी वो कम्युनिकेशन में मदद करती है। मतलब कोई पंजाबी है तो पंजाबी में अगर उससे बात करोगे तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, और और किसी के भी जो भी वैल्यूज हैं तो उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। ओके, और और अगर लैंग्वेज बैरियर होता है तो उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन भी रहती है। राइट। सो बेसिकली यहाँ पे हमें कहा जा रहा है दैट हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम सब यूनिक हैं। हम सब यूनिक है, हम सब डिफरेंट कल्चर्स को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट रिलीजन से आए हैं, डिफरेंट तरबियत, डिफरेंट चाइल्डहुड, हर चीज डिफरेंट हुई है। तो लिहाजा हम एक दूसरे से स्लाइटली मुख्तलिफ हैं, एंड इस वजह से हम कम्युनिकेट करते हुए ये हो सकता है कि हमारे दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, मिसकम्युनिकेशन हो जाए, विच इज कम्प्लीटली ऑल राइट, क्योंकि सामने वाला भी गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं हूँ। बस गलत क्या है, डिफरेंट है, कुछ भी नहीं। और बाकी ये इस इन वजूहात की वजह से हमारी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। तो इसकी अगर अंडरस्टैंडिंग हमें हो जाए तो हम किसी से बहुत ज्यादा देर तक नाराज या गुस्सा ना रहे, हम बोलें कि हाँ ठीक है, वो जहाँ से आया है उसको वो समझ आई, उसने वही किया वही बोला। मैं जहाँ से आया हूँ, मुझे वो चीज समझ आई, मैंने वही किया वही बोला। तो दैट इज अ diversity we have in people around us. We all have different personality types. Next, मैनेजिंग पर्सनालिटी, हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज? आप अगर लीडर हैं और आपकी टीम में 10 तरह के लोग हैं, हर एक की पर्सनालिटी टाइप अलग है, आप कैसे मैनेज करोगे? तो बेसिकली विद द वर्क रिक्वायरमेंट्स देयर आर 3 ways, पढ़िए। With the task, with the पूरा system and management culture of the with the task, different personality types choose different types of work. A person who appears unsociable and inhabited with find sales work involving a lot of social interaction intensely stressful and will probably know be very good at it. With the, with the system and management culture of the organization, some people hate to be controlled, for example, but others want to be controlled and dependent in a work situation because they find responsibility setting with पेन। other personality in the team. Personality clash are a prime source of conflict at work. In achievement-oriented personality, for example, may become frustrated and annoyed by laid back, uh, sociable work type working or not working around them. राइट, सो विद द टास्क आप पर्सनैलिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क। जिसकी जो पर्सनैलिटी है उसको उस तरह का टास्क दें ताकि वो उसको
खुशी से कर ले, मोटिवेटेड होके कर ले, इन्वॉल्व हो लॉट ऑफ इन सोशल इंटरेक्शंस, इंटेंसली स्ट्रेसफुल एंड विल प्रॉब्ली नॉट बी वेरी गुड एट इट। अगर कोई ऐसे शख्स को आप ये दे देंगे कि जो इंट्रोवर्ट है, ठीक है, तो टास्क उस हिसाब से दें जिस हिसाब से वो बंदे की पर्सनैलिटी है। इंट्रोवर्ट बंदा है तो उसको बिहाइंड द डेस्क का कोई काम दे दें, और एक्सट्रोवर्ट बंदा है तो सोशल काम दे दें, जिससे लोगों से मिलना जुलना, सेल्स का काम, समझाना, क्लाइंट से बातचीत करना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। Next, with the systems and management culture of the organization, some people hate to be controlled. कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई उनको इंस्ट्रक्शंस दे, कोई उनको हर बात बात पे बोले अब ऐसे नहीं करो, अब ऐसे करो, अब ऐसे नहीं करो तो ऐसे करो। तो क्या किया जाए, आप अपने इदारे में सिस्टम बना दें या मैनेजमेंट कल्चर बना दें। तो सिस्टम के तहत हर किसी ने काम करना है, सबको अपने सिस्टम में ड्यूटीज पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, एंड इस तरह से बार बार सुपरविजन और बार बार एक एक बात पे कंट्रोलिंग इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम के तहत सब खुद ही चल रहे होंगे, और जब कोई सिस्टम से आउट हो रहा होगा तो वो खुद ही एआई उसको पिन पॉइंट कर देगा, या वो उस सिस्टम में चल नहीं पाएगा अगर वो आउट ऑफ द वे जाएगा तो। नेक्स्ट, विद अदर पर्सनैलिटीज इन द टीम, अगर कोई क्लैशेस हैं, पर्सनैलिटी क्लैशेस या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो उनको रिजॉल्व कैसे किया जाए, ये भी एक आर्ट है, ये स्किल है जो कि लीडर को आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, where incompatibilities occur, the manager or supervisor has three options. तीन options हैं अगर incompatibility occur करती है। incompatibility का क्या मतलब होता है मोइजुद्दीन? हम्म, इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि आप लाइक अगर मैं कंपैटिबिलिटी को एक्सप्लेन करूं तो मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करूंगी, डू यू हैव अ बोर्ड मार्कर और एनी पेन? ठीक है, तो ये पेन या बोर्ड मार्कर है और ये इसका कैप है। तो जो इसका कैप है वो इस पे फिट आता है, यस और नो? यस। तो जब ये कैप और ये पेन आपस में फिट आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो जाते हैं, इसको हम कंपैटिबिलिटी कहते हैं। और अगर मैं इस पेन पे किसी और पेन का कैप लगाऊं तो क्या ये दोनों फिट आएंगे? हम्म, नहीं आएंगे। therefore they are not compatible with each other। ठीक है, तो तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि इनकम्पैटिबिलिटी यानी लीडर और टीम के आपस में ही इतने फड्डे हो रहे हैं, वो लोग अच्छे से काम कर ही नहीं पा रहे हारमोनियसली। तो फिर क्या करना चाहिए सुपरवाइजर को या मैनेजर को? उसके पास तीन ही ऑप्शंस हैं। रीस्टोर कंपैटिबिलिटी, अगर तो हो सकती है तो रीस्टोर करें। नंबर टू, अचीव अ कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज कर लें। या फिर रिमूव द इनकम्पैटिबल पर्सनालिटी, जो पर्सनालिटी बार बार क्लैश कर रही है, टकरार हो रहा है जिससे, उसको उसकी जॉब स्विच करें, उसका डिपार्टमेंट स्विच करें, उसका टास्क स्विच करें। रिमूव द इनकम्पैटिबल पर्सनालिटी। तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। नेक्स्ट, परसेप्शन। परसेप्शन पढ़िए। perception is the process by which the brain collects and organizes information in order to make sense of it. People behave according to what they perceive, not according to what really is. एग्जैक्टली exactly। अब होता क्या है, लोग अमूमन अपनी परसेप्शन पे चलते हैं, जो रियलिटी है उस पे नहीं चलते। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे 9 लिखा, ठीक है, यहाँ पे जो शख्स खड़ा है उसको ये 9 नजर आ रहा है, यहाँ पे जो शख्स खड़ा है उसको ये 6 नजर आ रहा है। ये कह रहा है कि ये 9 है, ये कह रहा है ये 6 है। अब दोनों बहस कर रहे हैं, डिबेट चल रही है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है। आर्ग्यूमेंट हीटेड हो गया, हीटेड के बाद एंगर में कन्वर्ट हो गया, एंगर से फिर क्वारल शुरू हो गई, क्वारल के बाद बड़ी लड़ाई बन गई। एट द एंड दोनों ने एक दूसरे का कत्ल कर दिया। रियलिटी क्या थी? क्या ये 9 था या 6 था? तो पता चला ना ये 9 था ना ये 6 था, ये तो वाव था। बात समझ आ रही है? तो ये है परसेप्शन, ये दुनिया एक परसेप्शन है, और हम सब एक परसेप्शन के मुताबिक चल रहे होते हैं।
और हम अपने परसेप्शन को बड़ा सही समझ के चल रहे होते हैं, हम तो बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, हम बिल्कुल सही बंदे हैं, हम सिर्फ सही का साथ देते हैं, हम अच्छे हैं, फलाना ढिमकाना। बट क्या जो जिसको आप सही समझ रहे हो, क्या वो वाकई में सही है भी? क्या वो सामने वाले के लिए सही है भी? क्या वो रियलिटी है भी? तो ये बड़ा एक अल्लाह सुब्हान ताला भी कहते हैं ना कुरान में कि ममल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि ये दुनिया की जो हयात है ये सिर्फ एक धोखा है। धोखे से मुराद एक परसेप्शन है, एक इल्यूजन है। जैसे कि सहरा में दूर से किसी को चमकती हुई रेत अगर नजर आए तो उसको सहरा में लग रहा होता है कि वो पानी है। जब वो करीब जाता है, पहुंचता है, तो उसको नजर आता है अरे वो तो रेत थी। तो ये दुनिया की जिंदगी भी एक इल्यूजन है, धोखा है, परसेप्शन है। रियलिटी क्या है ये तो किसी को भी नहीं पता कि रियलिटी क्या है। क्या जो हम समझ रहे हैं वो रियलिटी है भी, या कुछ और है जो हमारे इल्म से बिल्कुल बालातर है, जो हमें मालूम ही नहीं। नेक्स्ट, प्रोसेसेस ऑफ परसेप्शन। पढ़िए। The process of perception selection deals with the how we gather and filter out incoming data. Perception may be determined by any or all of the following: हम्म। concept, context, people see what they want to see, whatever is necessary or relevant in the situation in which they find themselves. You might notice articles on management in the newspaper while studying in this module, which normally you would not notice, for example. नेक्स्ट, नेचर ऑफ स्टिमुलाई। Uh, the nature of stimulus or attention tends to be drawn to large, bright, loud, contrasting, unsimilar, moving, or repeated, not repetitive stimuli. Advice, advertisers know it. Internal factors. Our attention is drawn to stimuli that match our personality needs, interests, expectations, and so on. If you are hunger, for example, you will pick the smell of food out of a mix of ammonia, fear, or trauma. trauma. People are able to avoid seeing things that they don't want to see. Things that are fitting to their security or self-image, or things that too painful for them. जी, क्या कह रहे हैं? नंबर वन में कह रहे हैं कि लोग सिर्फ अपने मतलब की बात नोटिस करते हैं, बाकी जो नेसेसरी जरूरी बात है या जो रेलिवेंट बात है उसको इग्नोर कर देते हम्म। बिल्कुल ऐसा ही नहीं होता जिंदगी में भी, रियल लाइफ में भी, कि लोग वही देखना हैं। चाहते हैं और वही सुनना चाहते हैं जो वो देखना या सुनना चाहते हैं। So they don't want to see the reality, they don't want to hear the reality, but they want to see and hear whatever they want to see and hear. So that's the context. Then the nature of the stimuli कैसा है, यानी कि क्या है परसेप्शन, जो भी चीज वो देख रहे हैं वो क्या बड़ी है, वो ब्राइट है, वो लाउड है, वो कॉन्ट्रास्टिंग है, वो अनफेमिलियर है, वो मूविंग है, वो रिपीटेड है, वो क्या है? जैसे कि ये नेचर ऑफ स्टिमुलाई बेसिकली एडवर्टाइजर्स को बेसिकली यही सब सिखाया जाता है कि आप ऑडियंस की अटेंशन कैसे ग्रैब करेंगे। जिंगल बना दिया, दाग तो अच्छे होते हैं, खुशियां चख लो, एंड खुशियां खोलो, एंड पता नहीं क्या क्या जिंगल्स बना दिए, तो जो इससे हमें याद रह जाती हैं वो जिंगल्स,
और हम एसोसिएट कर देते हैं कि दाग तो अच्छे होते हैं, तो आप बताएं ये किस ब्रांड का एड है। दाग तो अच्छे होते हैं, ये किस ब्रांड की लाइन है। आई थिंक सर्फ एक्सेल ब्रांड की है। एग्जैक्टली, सर्फ एक्सेल। कैसे याद था आपको? ये कोई एग्जाम के लिए याद किया था आपने? नहीं, इतनी बार इतनी बार देखा है, इतना रिपीट हुआ है, देख देख के। और इतना कैची ये लाइन है, तो उससे आपको याद हो गया और ऑटोमेटिकली, यानी अब मैंने सर्फ एक्सेल का नाम कहीं पे भी नहीं लिया, मैंने सिर्फ वो लाइन बोली और आपके दिमाग में वो आ गया। ठीक है। सो इंटरनल फैक्टर्स क्या है? इंटरनल फैक्टर्स यानी बाहर के फैक्टर्स नहीं है, वो आपके जिस्मानी फैक्टर्स हैं, लाइक हंगर। आपको भूख लगी है, तो आपको भूख लगी है, तो उस वक्त अगर कहीं से भी घर के खाने की भी पकी हुई खुशबू आ जाए, कोई दाल की बनाने की खुशबू आ जाए, तो आपका दिल कर पड़ेगा कि भाई मैं खाऊं। यानी कि बिरयानी नहीं है, कोई स्पेशल डिश नहीं है, एक आम सी घर में दाल बनी है, उसकी भी खुशबू आ जाए, तो चूंकि आपको भूख लगी हुई है, वो आपको, आपका स्टिमुलाई एक्टिव हो जाए, आप बोलोगे कि हाँ भाई भूख लग रही है, कुछ खाने को लाएं। नेक्स्ट, फियर ऑफ ट्रॉमा। फियर और ट्रॉमा मतलब लोग जो है ना, दो चीजों की वजह से ऑपरेट कर रहे होते हैं। पेन, प्लेजर। इंसान हमेशा इन दो चीजों की वजह से ऑपरेट करता है। पेन से बचने के लिए या तो वो काम करेगा, पेन से बचने के लिए, या प्लेजर सीख करने के लिए वो काम करेगा। पेन से बचने के लिए यानी कि आप, जाहिर है अगर आप वक्त पे स्कूल का होमवर्क नहीं करेंगे तो टीचर पनिश करेगी, तो पेन से बचने के लिए बच्चे होमवर्क करते हैं। प्लेजर, ओ बहुत मजा आने वाला है, तो कल हम छुट्टी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि कल पीई क्लास होगी, तो मजा आने वाला है। तो हमारे जो भी एक्शंस हैं, चाहे वो छोटे बच्चों के हों, बड़ों के हों, ये सब, these two are the basic driving factors behind each of our actions. तो बिहाइंड आवर परसेप्शन भी ये दोनों ड्राइविंग फैक्टर्स होते हैं। अब पास्ट में आपको, खुदा ना खास्ता, पास्ट में आपका एक बैड एक्सपीरियंस रहा हो कि आप पका रहे थे कुछ और आपका हाथ जल गया। ठीक है। अब आपका हाथ जल गया, तो नेक्स्ट टाइम आप डर डर के पकाओगे या डर डर के वो काम कर रहे होगे। क्यों? क्योंकि आपको एक दफा पेन से गुजरना पड़ा, और ये आपका पास्ट एक्सपीरियंस था। और इवन अगर आप नहीं भी पका रहे होगे, आपका कोई फ्रेंड पका रहा होगा, तो आप बार बार उसको बोल रहे होगे, ओ ख्याल से, ख्याल से कपड़े के साथ पकड़ो, बहुत ख्याल से, बहुत ख्याल से, आप उसको भी बोल रहे होगे। क्यों? क्योंकि आपका वो पास्ट एक्सपीरियंस, वो पेन आप भुगत चुके हो, अब आप उसको दोबारा नहीं गो थ्रू करना चाहते, एक्सपीरियंस करना चाहते, तो आप इस तरह रिएक्ट और बिहेव कर रहे हैं। प्लेजर, आपको पता था कि आप एक दफा फ्रेंड्स के साथ अपने गए बीच पर, आपको बहुत मजा आया, तो अब आप दोबारा बीच के साथ, आपकी एक अच्छी यादें जुड़ गई। अब दोबारा कोई बोलेगा बीच पे चलो, आप बोलोगे हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि आपको पास्ट में एक्सपीरियंस क्या था, बहुत अच्छा मिला था। बट क्या जरूरी है कि इस दफा जब आप बीच पर जाओ तो उतना ही मजा आए? नहीं। नहीं, ये जरूरी तो नहीं है, हो सकता है इस दफा कोई हादसा हो जाए। तो लिहाजा हम एक्ट किस तरह कर रहे होते हैं, पेन एंड प्लेजर के बेसिस पे। तो यहाँ पे वही बात है, फेयर और ट्रॉमा। फेयर, डर। किस चीज का डर? दर्द का डर। किस चीज का डर? लॉस का डर। किस चीज का डर? खोने का डर। ट्रॉमा, आप किसी मुश्किल घड़ी से गुजरे हो, किसी पेन से गुजरे हो, सो वो आपका एक ट्रॉमा, एक माइंड में वो पिक्चर बैठ गई है, परसेप्शन बैठ गया है। अब आप वो चीज कभी भी खुद से नहीं करोगे और दूसरों को भी एनकरेज नहीं करोगे। नेक्स्ट, एटीट्यूड्स। पढ़िए। People develop attitudes about things based on what they think, what they feel, and what they want to do about it. Attitudes are formed by perception, experience, and personality. This influence are shaped by wider social influences. हाँ, तो क्या कह रहे हैं एटीट्यूड्स? लोगों के रवैये, एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड भी लोगों का परसेप्शन, एक्सपीरियंस, पर्सनैलिटी, मतलब वो किस तरह चलता है, किस तरह बात करता है,
हाँ, एटीट्यूड एक रवैया, एक स्टाइल, बात करने का स्टाइल, किसी को सलाम करने का स्टाइल, काम करने का स्टाइल, ये एटीट्यूड है। तो ये एटीट्यूड इज अगेन फॉर्म बाय परसेप्शन, एक्सपीरियंस एंड पर्सनैलिटी। नेक्स्ट, एटीट्यूड इज बेसिकली अ मेंटल स्टेट, या जिसको हम कहते हैं माइंडसेट। Attitudes are thought to contain three basic components: knowledge, belief, disbelief, feelings and desires, and volition, will, or the intention to perform an action. इसमें knowledge, feelings and intention, ये तीनों जुड़े हुए। Behavior in work context will be influenced by attitudes to work, attitudes at work. यानी काम पे बिहेवियर कैसा है वो पता चलेगा कि उनका काम की तरफ बिहेवियर, रवैया कैसा है, माइंडसेट कैसा है। क्या वो काम करना पसंद करते हैं, क्या वो अपने काम को एंजॉय करते हैं, या वो एक लेजी पर्सन है, वो उनको काम करना अच्छा नहीं लगता। एटीट्यूड्स एट वर्क, वो जब काम कर रहे हैं तो सीरियसली कर रहे हैं, लापरवाही से कर रहे हैं, रिलैक्स होके कर रहे हैं, डेडलाइंस नहीं मीट हो रही तो खैर हो गई, की फर्क पैंदा, या बहुत रिजिड होके कर रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्टली कर रहे हैं कि अपनी टीम को भी हिटलर की तरह रखा हुआ है। तो क्या किस तरह कर रहे हैं, तो ये दोनों भी हम देखते हैं। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस। हाउ मेनी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस? पहले है एनालिटिकल इंटेलिजेंस। क्या है ये एनालिटिक इंटेलिजेंस, पढ़िए। Traditionally measured by IQ tests including mental agility, local लॉजिकल reasoning, and रीजनिंग verbal एंड वर्बल इन्फ्लुएंस। verbal नेक्स्ट, स्पेशियल इंटेलिजेंस। intelligence to ability to see pattern and connection most obvious obvious in the creation artist and scientist, artist and scientist. नेक्स्ट, Practical intelligence, practical aptitude, and handness. Interpersonal intelligence, self-awareness, self-expression, self-control, handling stress. Interpersonal intelligence, empathy, understanding of the emotional needs of other influences, conflict regulation, uh, assertiveness, cooperation. राइट। सो एनालिटिक इंटेलिजेंस में क्या चीज छुपी है? आईक्यू टेस्ट। स्पेशल में क्या छुपा हुआ है? पैटर्न्स एंड कनेक्शंस। पैटर्न्स एंड कनेक्शंस बेसिकली अगर आप देखें तो पैटर्न है, सितारों में पैटर्न है, कोडिंग में पैटर्न है, ठीक है। तो ये पैटर्न जिसको समझ आता है, बहुत आसानी से नजर आती हैं कनेक्शंस, चीजें, तो वो स्पेशल इंटेलिजेंस रखते हैं। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड, हैंडीनेस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं। सेल्फ कंट्रोल, अपने अपने एक्सप्रेशंस और अपने सेल्फ कंट्रोल को बहुत अच्छे से इनको मालूम होता है। हैंडलिंग स्ट्रेस एंड ऑल। एंड देन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, एम्पथी, एक दूसरे को समझते हैं, दूसरे लोगों को जानते हैं, दूसरे लोगों की इमोशनल नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, इन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, असर्टिवनेस, कोऑपरेशन, ये सबको अच्छे से समझते हैं। तो ये हो गया एनालिटिक, स्पेशियल, प्रैक्टिकल, इंट्रा, इंटर। डैनियल गोलमैन ने ये वर्ड फर्स्ट टाइम कॉइन किया था इमोशनल इंटेलिजेंस का। रोल थ्योरी। तो ये रोल थ्योरी किसे कहते हैं? Basically, it suggests that people behave in a situation according to other people's expectation of how they should behave in that situation. कहा यह जा रहा है कि लोग बिहेव करते हैं अपने रोल्स के मुताबिक, यानी जब वो अब्बा हैं तो वो अब्बा जैसा बिहेव करेंगे और वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अगर वो दोस्त हैं तो दोस्त के रूप में वो बिल्कुल ही फ्रेंडली और एक चेंज पर्सनालिटी पाए आप उनको पाएंगे। अगर वो बिजनेसमैन है तो उस वक्त तो वो बिल्कुल ही अलग पर्सनालिटी होंगी, आपको समझ नहीं आएगा कि ये वही बंदा है जो अभी थोड़ी देर पहले मुझसे हंस बोल रहा था। तो ये रोल थ्योरी हमें बताती है कि लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट रोल्स के मुताबिक अपने बिहेवियर्स को, एटीट्यूड्स को दिन में कई मर्तबा चेंज करते हैं। तो रोल सेट is a group of people who respond to you in a given role। यानी कि जब आपको मैनेजर की पोस्ट दी जा रही है तो आपकी पूरी टीम आपको बड़ी रिस्पेक्ट से आपके साथ बिहेव कर रही है और आपकी हर बात को सुन रही है, कोऑपरेट कर रही है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही है। तो दैट्स where a group is behaving in a certain way because you have been given a role। Second, role ambiguity।
may occur if you do not know what role you are operating in at a given time. आपको पता ही नहीं, आपने नया नया इदारा ज्वाइन किया, आपको पता ही नहीं आपका रोल क्या है, आपका काम क्या है. नेक्स्ट, रोल इनकम्पैटिबिलिटी और रोल कॉन्फ्लिक्ट. बहुत सारे लोग अपने जो रोल्स निभा रहे होते हैं वो उसी में कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं. उनके टू रोल्स होते हैं एट द सेम टाइम. Like for example, if you have to discipline a member of staff with whom you have become informally friendly, it is difficult. अगर एक बंदा है जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप हो गई है और अब आपको एज अ मैनेजर अपॉइंट कर लिया गया है और अब आप उसको स्ट्रिक्टली उससे बात करोगे क्योंकि आपको जाहिर है प्रोफेशनली बात करनी है, तो उसको फिर अच्छा नहीं लगेगा और वही दोस्त आपका फिर दोस्त नहीं दुश्मन बन जाएगा. कि उसको समझ ही नहीं आ रही कि आप दो रोल्स कैसे प्ले कर रहे हो, कभी दोस्त बन जाते हो, कभी स्ट्रिक्ट मैनेजर बन जाते हो, क्या चल रहा है. रोल साइंस इंडिकेट व्हाट रोल यू आर इन एट अ गिवन मोमेंट. इस वक्त आपका क्या रोल है, वो जाहिर है जिस रोल में भी आप होगे उसके साइंस मिल रहे होंगे या उसकी उसके इंडिकेटर्स होंगे. जैसे अब इस वक्त आप स्टूडेंट के रोल में, तो एज अ स्टूडेंट यू आर पेइंग अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग. As a student, you're not creating a noise in the class. Okay, तो एज अ स्टूडेंट समझ आ रहा है कि आप एक स्टूडेंट के रोल में एंटर हुए हुए हैं एंड जैसे ही क्लास खत्म होगी आप अपने नॉर्मल रोल में आ जाएंगे और घर में भाई बेटा जो भी आप हैं इस वक्त, तो उसको आप प्ले कर रहे हो. रोल मॉडल्स आर द इंडिविजुअल्स हु इंस्पायर टू बी लाइक people you look up to and model your own behavior on. Role models, आप किसी को देखते हो, आप इंस्पायर हो जाते हो उससे और आप उसकी हर अदा अपनाना चाहते हो, कॉपी कर रहे होते हो. दैट इज रोल मॉडल. नेक्स्ट, ग्रुप्स. एक ग्रुप किसे कहते हैं, डेफिनेशन पढ़िए. A group is a collection of individuals who perceive themselves in a group. Each thus has a sense of identity. ठीक है, ग्रुप समझाने की तो जरूरत नहीं है. इट्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल, उनकी एक आइडेंटिटी, लॉयल्टी टू द ग्रुप, पर्पस एंड लीडरशिप. हर ग्रुप के बनने के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, ऐसे ही कोई भी ग्रुप नहीं बन जाता. इवन आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हो तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है, राइट. नेक्स्ट, वाई फॉर्म ग्रुप्स, ये सब आपने खुद से पढ़ लेना है, बहुत बेसिक है. फॉर्मल ग्रुप्स, इनफॉर्मल ग्रुप्स. फॉर्मल ग्रुप्स वो जो इदारों में एज अ टीम्स डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं. इनफॉर्मल ग्रुप्स जो कहीं भी एज अ फ्रेंड्स आप इकट्ठे हो जाएं, कहीं कैफेटेरिया जाके कुछ लंच वंच कराएं, तो दैट्स एन इनफॉर्मल ग्रुप. इंडिविजुअल एंड ग्रुप कंट्रीब्यूशन. इंडिविजुअल्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं अपने ग्रुप्स में और ग्रुप्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. ग्रुप्स ऑफर सिनर्जी, 2+2=5, यानी सिनर्जी यानी दो लोग अगर मिलते हैं तो हर कोई अपने अपने रिसोर्सेज लेकर आता है, स्ट्रेंथ्स लेकर आता है, एक्सपर्टीज लेकर आता है, तो इससे सिनर्जी क्रिएट होती है, एक और एक 11 जैसे बन जाता है. ठीक है जी, टीम पे आ जाएं. टीम और ग्रुप में क्या फर्क है, जरा टीम की डेफिनेशन पढ़िए. A team is more than a group. It has one objective and accountability and may be set up by the organization under the supervision or coaching of a team leader or to self-management. Managed teams are growing in popularity. क्या कह रहे हैं. टीम में जो है वो उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है, उस हिसाब से उनका उन पे नज़र रखी जाती है, उनको लीडर दिया जाता है कि वो जो कोच करें उनको उनको बताएं कैसे काम करना है, क्या काम करना है. Yes, exactly. Team has a purpose and उस पर्पस को ऑर्गेनाइज, कंट्रोल, मॉनिटर किया जा रहा होता है हर वक्त. टीम वर्क में बी यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग वर्क, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज, जनरेटिंग आइडियाज, डिसीजन मेकिंग एंड पूलिंग नॉलेज. लिमिटेशंस क्या है टीम वर्क की, ड्रॉबैक्स क्या है, ये आपने खुद से देखना है. किसी भी टीम वर्क का ड्रॉबैक यही हो सकता है कि भाई जब बहुत सारे लोग एक टीम में होते हैं तो फिर हो सकता है कि एक बंदा टांग अड़ा रहा हो, दूसरों को काम ना करने दे रहा हो, कोऑपरेट ना कर रहा हो, तो ये बड़ा मसला हो जाता है. फिर नेक्स्ट, डिसीशंस लेने हैं, तो टीम अगर डिसीजन लेना चाह रही है तो अगेन अगर टीम में बहुत सारे लोग हैं तो जरूरी ये हो सकता है कि वो सब एक पेज पे ना हो.
तो देयर वुड बी, फिर टीम के अंदर ही दो ग्रुप्स बन जाएंगे, एक जो फेवर में है उस डिसीजन के और दूसरा जो फेवर में नहीं है। सोशल रिलेशनशिप्स माइट बी मेंटेन्ड एट द एक्सपेंस ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस। जब आप एक टीम में काम करते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि आप दोस्ती हो जाए आपकी किसी के साथ और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाए, तो अब आप लोग फ्रेंडशिप और रिश्ते निभाने में इतने लग गए हो कि आप टीम बनने का ऑब्जेक्टिव भूल चुके हो, कहीं ना कहीं वो पीछे रह गए। So at the cost of relationships, you are, at the cost of the specific performance expected from the team, you are maintaining your social relationships. Organizing टीम मल्टीडिसिप्लिनरी हो सकती है, यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हो सकते हैं उस टीम में, या फिर मल्टी स्किल्ड भी हो सकती है कि उसके पास एक से ज्यादा स्किल्स हो। वर्चुअल टीम्स, ऑनलाइन टीम्स होती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, who should team member roles, who should belong in the team? टीम में कौन कौन होना चाहिए? वो तमाम लोग जो अपने स्किल्स के माहिर हैं। Power in wider organization, team members may have influence. Access to resources, personalities and goals, ये सारी बातें होनी चाहिए किसी भी टीम में। रिसोर्सेज होने चाहिए उनके पास, पर्सनालिटी, गोल्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, बेल्बिन एक ऑथर है जो सजेस्ट करता है कि टीम रोल्स कुछ 9 तरह के होते हैं। पहला कोऑर्डिनेटर, दूसरा शेपर, तीसरा प्लांट, चौथा मॉनिटर इवैल्यूएटर, पांचवा रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर, छठा इम्प्लीमेंटर, सातवां टीम वर्कर, आठवां कंप्लीट फिनिशर एंड नौवा स्पेशलिस्ट। ये बेल्बिन के 9 टीम रोल्स हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। प्लांट कौन होता है? वो होता है जो क्रिएटिव होता है, इमेजिनेटिव होता है, अनऑर्थोडॉक्स होता है, वो सॉल्व करता है डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? मोइजुद्दीन पढ़िए। Resource investigator, fluent in specific, communicative, explore opportunities, develop concepts. ठीक है, नेक्स्ट। Coordinator, uh, mature, confident, a good chairperson, clarifies goals, promotes decision making, delegates well. नेक्स्ट, Shaper, challenging dynamic issues, एज द has ड्राइव एंड करेज टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। मॉनिटर एंड इवैल्यूएटर, monitor and evaluator, sober, strategic and discern, sober, discerning. strategic and discerning, see all options, judges accurately। नेक्स्ट, टीम वर्कर। ये मैम ये रोल और उसके डिस्क्रिप्शन के साथ टीम रोल कंट्रीब्यूशन और ये सब याद करना पड़ेगा या हाँ, एक ये रोल और उसके टीम रोल याद करना पड़ेगा। टीम वर्कर कौन होता है? कोऑपरेटिव, माइल्ड, परसेप्टिव एंड डिप्लोमेटिक। वो क्या करता है बेहतर तरीके से? वो सुनता है, लिसन करता है, बिल्ड करता है, अवॉइड्स फ्रिक्शन एंड काम्स द वाटर्स। ये सब याद करना पड़ेगा, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटर, वीकनेस पढ़िए। इम्प्लीमेंटर, डिसिप्लिन, रिलायबल, कंजर्वेटिव एंड एफिशिएंट। डिसिप्लिन आइडियाज इनटू प्रैक्टिकल देन कंप्लीट फिनिशर, finisher painstaking consequences analyze searches out errors and commission delivers on time specialist single-minded self starting dedicated provide knowledge and skills in real supply वेरी। अच्छा जी।
Rackham and Morgan have developed a helpful categorizations of the types of contribution people can make to team discussion and decision making. तो रैकेम एंड मॉर्गन ने सजेस्ट किया कि टीम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है. नंबर 1, बाय प्रपोजिंग, putting forward suggestions, supporting another person or their proposal, seeking information, asking for more facts, opinions, clarification, giving information, offering facts, opinions, or clarification, blocking difficulty, stating, putting obstacles in the way of proposal without offering any alternatives, shutting out behavior, interrupting or overriding others, taking over, bringing in behavior involving another member, encouraging contribution, testing understanding, checking whether points have been understood, summarizing, drawing together or summing up previous discussion. तो ये सारे किसने सजेस्ट किए हैं? रैकहम एंड मॉर्गन ने. इसमें से कौन सा पॉइंट है जो नहीं समझ आ रहा? आई थिंक सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है. यस, ये सारी क्या चीजें हैं, किस चीज के पॉइंट है ये कि पीपल्स पॉइंट कैसे कंट्रीब्यूट? रैकहम एंड मॉर्गन ने सजेस्ट किया है कि टीम का हर बंदा कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है टीम की डिसीजन मेकिंग में, डिस्कशन में. तो कुछ टीम में लोग होंगे जो प्रपोज कर रहे होंगे आइडियाज, कुछ सपोर्ट कर रहे होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहे होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, कुछ ब्लॉक कर रहे होंगे यानी कि डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे होंगे, हर काम में अड़ंगा डालेंगे, हर काम में नुक्स निकालेंगे. कुछ शट डाउन कर रहे होंगे बिहेवियर, यानी कि वो बिल्कुल भी किसी से बात ही नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं, दूसरे की बात सुन भी नहीं रहे. ब्रिंगिंग इन बिहेवियर, इन्वॉल्व करेंगे दूसरे लोगों को अपने साथ कि सुनो वो क्या बोल रहे हैं, लेट्स लिसन टू देम या लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन. टेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग, हम टेस्ट, कुछ लोग टेस्ट कर रहे होंगे पॉइंट्स को कि उन्होंने समझे या ना नहीं समझे, बुलेट्स लिख रहे होंगे, बोर्ड मिनट्स लिख रहे होंगे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग कर रहे होंगे. समराइजिंग, कुछ लोग जो है समराइज कर लेंगे पूरी डिस्कशन और डिबेट को. इस तरह टीम का हर बंदा किसी ना किसी तरह कंट्रीब्यूट कर सकता है टीम वर्क में. ऑल राइट. टीम डेवलपमेंट, टीम डेवलप्स इन स्टेजेस. टकमैन ने ये बताया कि टीम के डेवलपमेंट में 4-5 स्टेजेस होते हैं. पहला फॉर्मिंग, दूसरा स्टॉर्मिंग, तीसरा नॉर्मिंग, चौथा परफॉर्मिंग एंड पांचवा डॉर्मिंग और एडजॉर्निंग. तो स्टॉर्मिंग का मतलब, फॉर्मिंग का मतलब है कि इस वक्त टीम बन रही है, आपको नहीं पता आपकी टीम में कौन कौन होने वाला है, आप सिलेक्ट कर रहे हो कैंडिडेट्स. आप बोल रहे हो मिस्टर एक्स आ जाओ, मिस्टर वाई आ जाओ, मिस्टर ए आ जाओ, मिसेस एम आ जाए, मिस यू आ जाए, मिस वाई आ जाए. तो ये फॉर्मिंग का वक्त है. स्टॉर्मिंग, फिर सब आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, एक टीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो देख रहे हैं क्या होगा, टीम किस तरह परफॉर्म करेगी, प्रोसीजर्स क्या होंगे, नॉर्म्स क्या होंगे. तो इस वक्त काफी हलचल मची हुई है टीम में, तो इस फेज को हम स्टॉर्मिंग कहते हैं. नॉर्मिंग, अब टीम एक दूसरे को जान चुकी है, सेटल डाउन हो रही है और अब बिल्कुल रिलैक्स मोड में अपना काम कर रही है, कोई हावड़ तावड़ नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको अपना अपना काम पता है, सबको नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स मालूम है, सब अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं. परफॉर्मिंग, परफॉर्म कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन. एंड देन डॉर्मिंग, डॉर्मिंग यानी कि वन ग्रुप हैज बीन परफॉर्मिंग वेल फॉर सम टाइम, इट मे बी कंप्लेसेंट एंड फॉल बैक इनटू सेल्फ मेंटेनेंस फंक्शंस. डॉर्मिंग का मतलब है कि एक टीम थी, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, गोल भी अचीव किया, अब वो जरा डॉर्मिंग स्टेज पे है, यानी कि रेस्ट कर रही है, मेंटेनेंस के काम कर रही है, रिलैक्स कर रही है, अभी बहुत ज्यादा काम नहीं कर रही. डॉर्मिंग सिचुएशन में, स्लीपिंग सिचुएशन में, जिसमें खुद को रिचार्ज कर रही. मोर्निंग एंड एडजॉर्निंग, यानी यहाँ पे ब्रेकअप हो चुका है टीम में, लोग कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, क्लैशेस की वजह से, या फिर ऑब्जेक्टिव्स मैच नहीं कर रहे हैं उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स से, इसकी वजह से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं. मोर्निंग एंड एडजॉर्निंग. नेक्स्ट, बिल्डिंग अ टीम. टीम बिल्ड अगर करना है तो 3 बेसिस पे कर सकते हो. टीम की आइडेंटिटी बनाओ, उनको 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 कोई नाम दो, उनका डिपार्टमेंट का नाम या उनकी टीम का नाम, उनको मेक श्योर करो कि वो उसको ओन करे, वो अपना नारा, नाम नारा, झंडा बनाए, वो अपना बैज बनाए, वो अपना प्रोटोकॉल खुद सेट करें, अपना यूनिफॉर्म खुद सेट करें. दैट्स टीम आइडेंटिटी. टीम सॉलिडेरिटी, एनकरेज लॉयल्टी. लॉयल्टी, टीम में लॉयल्टी होनी चाहिए, और लॉयल्टी को इनकरेज करने के लिए जाहिर है आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, स्पेशली द लीडर. शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स, अपनी टीम को कमिट करें itself टू शेयर्ड वर्क ऑब्जेक्टिव्स एंड टू कोऑपरेट विलिंगली एंड इफेक्टिवली इन अचीविंग them.
यानी जाहिर है एक टीम अगर काम कर रही है तो इदारे के लिए काम कर रही है, तो इदारे के ऑब्जेक्टिव्स और टीम के ऑब्जेक्टिव्स एक ही होने चाहिए। ठीक है मोइजुद्दीन, यहाँ तक बात समझ आ गई, आगे बढ़े। टीम आइडेंटिटी में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? नेम, बैज और यूनिफॉर्म, सेल्फ इमेज, माइथोलॉजी, सेपरेट स्पेस, ये सब से टीम जो है अपने लिए एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकती है। टीम सॉलिडेरिटी पढ़िए बुलेट्स। माइथोलॉजी का क्या मतलब होता है मैम? सॉलिडेरिटी का मतलब होता है मैथोलॉजी। लॉयल्टी या वननेस, यूनिटी। ठीक है, पढ़िए। टीम सॉलिडिटी एक्सप्रेसिंग interpersonal relationship, dealing with conflicts, controlling competition with other groups. Dealing with conflict, then controlling competition and competition with other groups. Next, सक्सेसफुल टीम्स कौन होती हैं? जो टास्क परफॉर्म करे, टीम फंक्शन करे और टीम मेंबर सेटिस्फैक्शन, हर एक की सेटिस्फैक्शन भी हो। बहुत बेसिक सा चैप्टर है इसमें। रिवॉर्डिंग इफेक्टिव टीम्स, जो टीम इफेक्टिवली काम कर रही है उनको रिवॉर्ड्स दिए जाए, उनकी कोऑपरेशन को इनकरेज किया जाए, उनकी म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी को इनकरेज किया जाए। रिवॉर्ड स्कीम्स में कौन कौन सी स्कीम्स हो सकती हैं? प्रॉफिट शेयरिंग, गेन शेयरिंग एंड एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन। प्रॉफिट शेयरिंग में यानी कि जो भी इदारा प्रॉफिट कमा रहा है उसका कोई परसेंटेज टीम को मिले। गेन शेयरिंग, कोई भी काम हो गया, ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, उसका जो भी गेन है वो मिले। एंड एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन यानी कि कंपनी के शेयर्स एम्प्लॉय को दिए जाए इनाम के तौर पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। कोई सवाल है यहाँ तक, कोई पॉइंट जो ना समझ आया हो? नहीं, ओके। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं, आज जुमा भी है, तो इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।